बच्चों, आज हम भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग हिंदी गद्य के बहुमुखी विकास का युग है। इसके पूर्व जिन गद्य लेखकों जैसे राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, नवीन चंद्र राय और श्रद्धाराम फुलौरी का उल्लेख इतिहास ग्रंथों में किया गया है, उनकी कृतियों का साहित्यिक महत्व नहीं के बराबर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। नवीन चंद्र राय के साहित्य की मूल प्रेरणा धार्मिक है और श्रद्धाराम फुलौरी भी धार्मिक व्यक्ति थे। राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद अवश्य एक उत्तम अनुवाद कृति है, किंतु इसका प्रचार इसकी शुद्ध भाषा नीति के कारण ही हुआ। वस्तुतः हम देखते हैं कि इन लेखकों का जो महत्व है वो खड़ी बोली गद्य के स्वरूप विकास के क्रम में अदा की गई भूमिकाओं के कारण है। इस युग में मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। फारसी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किए गए प्रयत्न ही जागरण के आधार बने। भारतेंदु युगीन गद्य साहित्य में अनेक नए नए मार्ग खुले हैं। उपन्यास, नाटक, निबंध, समालोचना, पत्र पत्रिकाएं, जीवनी, साहित्यिक इतिहास आदि अनेक गद्य रूपों की बीजोपन का यही समय है। गद्य रूपों में स्थिरता भी लगभग इसी समय हो चली थी। इसके पूर्व का साहित्य प्रायः जनजीवन से अछूता ही था। जनजीवन से सीधे संपर्क में आने के कारण हिंदी साहित्य में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, राजनीति, धर्म इत्यादि विभिन्न विषयों पर तरह तरह की पुस्तकें उपयोगी साहित्य के रूप में सामने आने लगी थीं। हम देखेंगे कि इस काल में जो गद्यकार हुए उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, तोताराम वर्मा और किशोरीलाल गोस्वामी। इन गद्यकारों के समक्ष प्राय दो बातें ही उग्र रूप में उपस्थित थीं। पहला तो क्या था? नवोदित राष्ट्रीयता के कारण देशोत्थान की भावना और हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार प्रसार। भारतेंदु जी ने निज भाषा उन्नति अहे का मंत्र दिया ही था। नवोत्थान की चेतना के कारण ही इस युग के गद्य ने जहाँ एक और धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि क्षेत्रों में सप्राणता और सक्रियता का संचार किया, वहाँ दूसरी ओर निज भाषा उन्नति अहे के लिए भी प्रेरित किया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज और कुछ हद तक कांग्रेस आंदोलन ने उपर्युक्त भावना में बल का संचार किया। अब हम देखेंगे बच्चों कि इस युग में किस प्रकार का साहित्य रचा गया था, गद्य साहित्य कौन सा था। सबसे पहले हम लेंगे नाटक साहित्य। भारतेंदु युग में गद्य के जिन विविध रूपों का विकास हुआ उनमें नाटक का स्थान सर्वोपरि है। भारतेंदु के पूर्व नाटकों के नाम पर पद्यात्मक रचनाएं मिल जाती थीं। हिंदी क्षेत्र में अभी तक रासलीला, रामलीला, यात्रा पार्टी, पारसी कंपनी इत्यादि ही नाटक का सूत्र संभाले हुए थे। जनता अपने लिए इन्हें ही यथेष्ट समझ रही थी। नवोत्थान से प्रेरित भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने बंगला का रंगमंच देखा था, इसलिए वे हिंदी में प्रचलित रंगमंचों को भी उसी के समानांतर लाना चाहते थे। इसी से इन्होंने दोहरा कार्य प्रारंभ किया। दो काम किए उन्होंने बच्चों। एक तो क्या किया? सुंदर नाटकों की रचना और दूसरे रंगमंच में सुधार। ये दोनों जिम्मेदारियां
इस युग के साहित्यकारों ने संभाली। अब तक आनंद रघुनंदन और शिव प्रसाद सिंह और नहुष ऐसे नाटक लिखे गए थे, और जो ये नाटक लिखे गए थे इनकी नाटक रचना की ओर हम सर्वप्रथम ध्यान जो दिया गया वो किसने दिया? भारतेंदु ने दिया। क्योंकि भारतेंदु ने चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी जैसे मौलिक नाटकों, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा न भवती जैसे प्रहसनों और विषय उन्होंने उठाए, और उन्होंने विद्या सुंदर, कपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस आदि नाट्य कृतियों के सुंदर अनुवाद भी प्रस्तुत किए। बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि इनके जो भारतेंदु के जो नाटक थे उनमें देश प्रेम की भावना मुखर हुई है। भारतेंदु के अतिरिक्त अन्य गद्य साहित्यकारों ने भी नाट्य रचना की ओर ध्यान दिया, जिससे हमें बहुत सारी नाटक हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारी रचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं। हम कुछ नाम देखेंगे कि इस समय रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, दुखिनी बाला, पद्मावती, महाराणा प्रताप, मयंक मंजरी, महानाटक इत्यादि रचनाएं भी हमको प्राप्त होती हैं। अब अगला हम देखेंगे नाट्य साहित्य के पश्चात क्या लिखा गया? निबंध साहित्य। भारतेंदु युग के साहित्यिक निबंधकारों के रूप में बालकृष्ण भट्ट और पंडित प्रताप नारायण मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी स्वसंपादित रचनाएं क्रमशः हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण में प्रकाशित होती थीं। इसके अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं के माध्यम से भी हिंदी निबंध पनप रहा था। ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, केशवराम भट्ट इत्यादि अनेक निबंधकार थे। इस समय के निबंधों का जो विषय था वो समाज सुधार, देशभक्ति, अतीत गौरव, विदेशी शासन के प्रति मधुर आक्रोश इत्यादि हुआ करते थे। निबंधों का ही एक दूसरा रूप जीवनी साहित्य के माध्यम से पनप रहा था। भारतेंदु, रमाशंकर व्यास, काशीनाथ खत्री, राधाकृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, मुंशी देवकी प्रसाद मुंसिफ इत्यादि ने जीवनियाँ लिखकर जीवनी साहित्य की अभिवृद्धि की थी। इन जीवनियों में यत्र तत्र बड़ी सजीवता और रोचकता आ गई है। अगला साहित्य है उपन्यास साहित्य। उपन्यास की दृष्टि से यह युग अनुवादों का है। बाबू गदाधर सिंह, राधाचरण गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, प्रताप नारायण मिश्र, रामकृष्ण वर्मा, तोताराम वर्मा इत्यादि बंगला, अंग्रेजी और उर्दू से उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत कर रहे थे। हिंदी में मौलिक उपन्यासों का जन्म भी इसी समय हुआ था। स्वयं भारतेंदु ने चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश उपन्यासों के अनुवाद कराए और उसे शुद्ध किया। संभवतः उन्होंने मौलिक उपन्यास लेखन भी प्रारंभ किया, पर यह रचना अधूरी ही रह गई। हिंदी का तथाकथित प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं भाग्यवती, जिसको लिखा है श्रद्धाराम फुलौरी ने, नूतन चरित्र, इसके लेखक हैं रत्नचंद्र। फिर अगला है उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। निस्सहाय हिंदू, इसके लेखक हैं राधाकृष्ण दास। विधवा विपत्ति, इसको लिखा है राधाचरण गोस्वामी ने। जया, इसको लिखा है कार्तिक प्रसाद खत्री। कामिनी के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम, हृदयहारिणी, लवंग लता आदि लिखे हैं किशोरीलाल गोस्वामी ने। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र, ये लिखे हैं देवकीनंदन खत्री ने।
इस युग का उपन्यास साहित्य प्राचीन भारतीय कथाओं के समीप होकर भी उससे स्पष्टतः भिन्न है। उस पर पश्चिम की कथा साहित्य का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक नया परिवर्तन उभर कर आ रहा था कि पश्चिम की कथा साहित्य का प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई देने लगा था। अगला है हिंदी समालोचना। हिंदी समालोचना का विकास भी इसी युग में हुआ। प्रारंभ में समालोचना पुस्तक परिचय के रूप में ही प्रचलित हुई। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। यूँ तो सैद्धांतिक समालोचना का विकास लक्षण ग्रंथों के रूप में बहुत पहले ही हो चुका था, पर आधुनिक रूप में सैद्धांतिक समालोचना के जन्मदाता भारतेंदु ही हैं। संस्कृत के आदि आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र की रचना कर नाटक के सभी अंगों पर विचार किया था। हिंदी में सर्वप्रथम भारतेंदु जी ने नाटक की रचना कर अभिनव नाट्यशास्त्र दिया। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला बिंदु है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं की दृष्टि से यह काल उर्वर रहा है। 1826 में युगल किशोर द्वारा जो आदर्श स्थापित हुआ, इस काल की पत्रिकाओं में उसी की परंपरा का पालन दिखता है। इस युग के साहित्यकारों में ग्रहण क्षमता बड़ी ही तीव्र थी। इस युग में शायद ही कोई ऐसा उच्च साहित्यकार हो जो किसी न किसी पत्र से संबद्ध न हो। कहा जाएगा कि इस युग में पत्रों की बाढ़ सी आ गई थी। यदि बम्बई, कलकत्ता और लाहौर की त्रिकोणात्मक सीमा स्थापित की जाए तो इस काल के सभी हिंदी पत्र इसी सीमा के अंतर्गत आ जाएंगे। यह युग कितना जागरूक था, इसका पता पत्र पत्रिकाओं का अपार साहित्य ही देता है। आज की पत्रकारिता अपनी छपाई, गेटअप, लंबाई चौड़ाई इत्यादि की दृष्टि से आगे भले ही निकल गई है, पर सामग्रियों, उद्देश्यों आदि की दृष्टि से यह पीछे ही है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रेमधन, आनंद कादम्बिनी इत्यादि उच्च कोटि के पत्र आज भी कम नहीं हैं। इन पत्रों ने केवल सुधारवादी आंदोलन को ही प्रगति नहीं दी, अपितु निबंध, समालोचना आदि विभिन्न गद्य रूपों के विकास में भी अपना पूर्ण योगदान दिया है।